जय हिंद दोस्तों। सो लास्ट वीडियो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अब्रप्टली बंद करना पड़ा था। सो आई एम अपलोडिंग द दिस वीडियो राइट आफ्टर द फर्स्ट वीडियो। ऑल्दो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वैसे भी हमको 2 पार्ट में करना पड़ता, बट व्हाट आई प्लान वाज कि हम 50-50 क्वेश्चन करके अराउंड 100 प्लस क्वेश्चन हैं इसमें, तो हम 50 क्वेश्चन करके इसको डील करते, बट एनीवेज वील ट्राई टू डील इट इन द दिस पार्ट ओनली। अगर लगता है कि लंबा होगा तो फिर एक पार्ट और बना देंगे, बिकॉज 100 प्लस क्वेश्चन हैं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द 25 तक हमारा हो गया था। लेट्स स्टार्ट विद 26 क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी लाइन सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टेब्लिश द ब्रिटिश पावर ओवर द इंडियन स्टेट्स। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, ही वॉज लॉर्ड वेलेस्ली। The doctrine of subsidiary line system was introduced by Lord Wellesley, British Governor General of India from 1798 to 1805। इन्होंने नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी भी अडॉप्ट की थी प्रिंसली स्टेट्स में, बट बाद में इन्होंने पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस को अडॉप्ट किया। निज़ाम ऑफ हैदराबाद पहले थे जो एंटर हुए इनटू द सच एन अलायंस। ठीक है। नेक्स्ट इज द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक अ सब्सिडियरी अलायंस इन राजपूत स्टेट्स वर। तो मेन एम इनका ये था कि सोवरेनिटी अपनी इस्टेब्लिश करना चाहते थे ये। ठीक है। सो दिस हेल्प द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। हु अमंग द फॉलोइंग नेगोशिएटेड सब्सिडियरी लाइन्स ऑफ 1817-18 विद द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजपूताना। किसने नेगोशिएट किया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने नेगोशिएट किया था राजपूताना स्टेट्स के साथ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक ये गवर्नर रहे, एंड ही सॉट टू इम्पोज ब्रिटिश पैरामाउंसी इन इंडिया, फॉर विच सप्रेशन ऑफ द मराठाज एंड पिंडारीज बहुत ज़रूरी था कि अपने पैरामाउंसी अगर उनको इस्टेब्लिश करनी है तो सबसे पहले मराठाज और जो पिंडारीज थे उनको सप्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया था। देन ही लुक्ड अपॉन राजपूताना स्टेट एज हिज नेचुरल एलाइज, और राजपूताना को वो अपने नेचुरल एलाइज भी मान रहे थे अगेंस्ट द मराठाज एंड द पिंडारीज। चार्ल्स मेटकाफ वॉज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ नेगोशिएटिंग अलायंसेज विद प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजपूताना। At a time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which of the following governor generals kept the British flag high in India? So he was Lord Wellesley, although we have discussed this, but एक बार और देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली मूव टू इंडिया इन 1797, जो कि एक डार्केस्ट पीरियड था ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश का उस टाइम पे। द फ्रंट मेड ऑफ यूरोपियन पावर्स अगेंस्ट फ्रांस हैड बीन डिसबैंडेड। तो यूरोपियन पावर्स की जो फ्रांस के अगेंस्ट जो भी फ्रंट मेड था वो भी मतलब ओवरऑल ये फेस कर रहे थे इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो। नेपोलियन ने कॉन्कर कर लिया था इजिप्ट को और सीरिया को, और ये सीरियसली सोच रहा था अबाउट अटैकिंग इंडिया। इस कंडीशन में वेलेस्ली ने एक सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी का यूज़ किया इंडिया में, जिससे कि विच हेल्प टू एस्टेब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। ठीक है। तो उससे ये हुआ कि इतने बड़े राज्य, इतने बड़े देश की सोवरेनिटी पूरा ब्रिटिश के हाथों आ चुकी है, और नेपोलियन का जो फियर था वो अवॉर्ड हो गया था। द रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर अकर ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच गवर्नर। वेल्लोर की जो म्यूटनी हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, वो किस के पीरियड में हुआ था? सो इट हैपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो के पीरियड में हुआ था रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर। वेल्लोर म्यूटनी 1806, ये प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ सिपाहीज। तो सिपाहियों के जो सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उसमें इंटरफेरेंस की वजह से ये म्यूटनी हुई थी। सिपाहीज अनफर्ल्ड द फ्लैग ऑफ द रूलर ऑफ मैसूर, और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे सर जॉर्ज बार्लो, और ये गवर्नर जनरल रहे हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहे, इसलिए बहुत फेमस भी नहीं है। वेल्लोर म्यूटिनी के लिए ही फेमस है कि इनके टाइम पे हुआ था। ही वॉज जनरल फ्रॉम 1805 टू 1807। नेक्स्ट, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम पे कौन था? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 टू 1816 ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था, और ट्रीटी ऑफ सगौली से इसका अंत होता है एंग्लो नेपाल वॉर का। तो ट्रीटी ऑफ सगौली होगी 1815 में। ठीक है। 1814 से 1816 तक ये चला था, और ट्रीटी ऑफ सगौली भी बीच में इसमें साइन हुई थी 1815 में। आपको करेक्टली कौन सा मैच नहीं है वो बताना है। ठीक है। सो हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, ये सही है। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे हेक्टर मुनरो था। एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग था, अभी जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में था 1799 में, सही है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में
लॉर्ड कॉर्नवालिस था तो नहीं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? ये हुआ था 1791-92, ठीक है। और इस टाइम पे, अच्छा एंग्लो मराठा है, आई एम सो सॉरी, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इस टाइम पे भी कॉर्नवालिस नहीं था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। सो द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ। एंग्लो नेपाल वॉर जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे होता है। बैटल ऑफ बक्सर हेक्टर मुनरो के टाइम पे होता है। नेक्स्ट इज, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे देखिए दो हो रहे हैं, एंग्लो नेपाल भी हो रहा है और थर्ड एंग्लो मराठा भी हो रहा है, ठीक। सो थर्ड एंग्लो मराठा, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। देखिए इसका ना एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक लिस्ट बना लीजिएगा इसकी, उसको 2-3 बार जब आप रिवाइज़ करेंगे ना तो याद हो जाएगा, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है जो आप भूलेंगे ही ना, नो मैटर वॉट आप भूलेंगे, बिकॉज बहुत डेटा होता है। तो एक लिस्ट एक प्रिपेयर कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट वॉर्ड्स और उनके टाइम का सामने रख के, और उसमें ईयर भी लिख दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जब आप बार बार उस लिस्ट को देखेंगे ना तो 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आएंगे तो आप डील कर पाएंगे उससे। नेक्स्ट इज, देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो होता है 1817 से 1818 के बीच में होता है। इट इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड हेस्टिंग्स। आफ्टर लूजिंग द वॉर ऑफ कोरेगांव एंड खिड़की, पेशवा बाजीराव सेकेंड सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश इन फेब्रवरी 1818। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर्स। तो थॉमस मुनरो किस टाइम पे गवर्नर थे? ये रहे हैं गवर्नर ऑफ मद्रास, ये रहे हैं 1820 से 1827 तक, थॉमस मुनरो। मुनरो भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, आगे हम देखेंगे, क्योंकि इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम के पायनियर थे ये, और रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो साउथ इंडिया में ही सबसे पहले लागू हुआ था। सो लॉर्ड सर थॉमस मुनरो जो थे वो गवर्नर ऑफ मद्रास रहे हैं 1820 से 27 के बीच में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The Sir Thomas Munro was governor of Madras during 1820 to 1827. He is credited as the father of Rayyatwadi. देखिए ये in which the taxes of agriculture land were directly collected from रैयत्स, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो टैक्स लगता था एग्रीकल्चर लैंड पे वो डायरेक्टली रैयत से लिया जाता। तो रैयत कौन होता था? रैयत ओनर होता था उस लैंड का। Which among the following were not, was or were associated with the introduction of Rayyatwadi system in India? So अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, ये दोनों ही इससे रिलेटेड हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम में एवरी रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ लैंड इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोप्राइटर ऑफ लैंड, ठीक है। तो जो भी रजिस्टर्ड होल्डर है लैंड का वो उसका प्रोप्राइटर है, और वो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्ट पेमेंट के लिए ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द स्टेट। मद्रास प्रेसिडेंसी में द फर्स्ट एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वो हुआ था बारा महल डिस्ट्रिक्ट में। द फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज मेड इन बारा महल डिस्ट्रिक्ट after its acquisition by the company in 1792. तो कैप्टन रीड जो थे assisted by Thomas Munro, he fixed the state demand on the basis of 50% of the estimated produce of the field, ठीक है। तो रीड और थॉमस मुनरो एक साथ इन्होंने काम किया। लेटर ऑन थॉमस मुनरो तो था वो गवर्नर बन गया मद्रास का, और उसने रैयतवाड़ी को एक्सटेंड कर दिया दूसरे पार्ट्स में भी, एक्सेप्ट द परमानेंटली सेटल्ड एरियाज़। लेकिन वो उसने रैयतवाड़ी वहाँ पर नहीं लाई जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट थी। परमानेंट सेटलमेंट जो ज़मींदारी सिस्टम था वो भी उस टाइम पे प्रेवलेंट था, वो भी चल रहा था, ब्रिटिशर्स ने उसको भी स्टार्ट किया था। तो जहाँ जहाँ वो लागू था उस जगह पे रैयतवाड़ी नहीं लाया, बाकी दूसरे पार्ट्स में रैयतवाड़ी लेकर आए ये, ऑन द बेसिस ऑफ 1/3 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ होल्डिंग। ये इसने शुरू किया। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने, ठीक है। Next, on the basis of alleged maladministration, which governor general had taken the administration of Mysore state? तो ये ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक took charge of the governor general in July 1828 and he made effective efforts to abolish the sati system, infanticide, कंट्री में पीस आए, सोशल ईविल्स को ख़त्म। ये बेसिकली सोशल ईविल्स रिफॉर्मेशंस के लिए जाने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स। तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट किया था टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स।
The chaos took such an ugly turn in Jaipur that there was an attack on British residents. But Lord Bentinck did not accept to interfere in that. Like this, he did not accept to interfere in Jodhpur, Bundi, Kota, and Bhopal because of the certain reasons. Excluding this policy, he annexed Mysore in 1831, state of Coorg and Kachar in 1834 in his state because there was too much chaos in those states. Who among the following Governor Generals of Bengal was associated with the Third Anglo-Mysore War? तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड कौन है इसमें से? लॉर्ड कॉर्नवालिस. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790-91 में 1992 तक, और कॉर्नवालिस ने खुद ही चार्ज लिया था ऑफ द आर्मी. टीपू सुल्तान हैड मेड द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम in 1792 in this war, under which he had to give almost half of the state to the British. Who among the following was associated with suppression of thugs? तो ठग के सप्रेशन के लिए कौन एसोसिएटेड है? कैप्टन स्लीमैन. द ठग्स इंक्लूडेड द फॉलोअर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन. तो ठग्स का ऐसा नहीं था कोई पर्टिकुलर रिलीजन के ठग नहीं होते थे, ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं दैट ठग इज़ नॉट रिलीजन. They used to worship Kali, Durga, Bhavani. They used to cut the head or offer it as a sacrifice in the feet of the goddess. Lord William appointed Captain Sleeman to take action against these thugs. उसने 1500 ठग्स को अरेस्ट किया. बहुत सारों को उसमें से फांसी की सज़ा दी गई और बाकियों को उसने बैनिश करवा दिया फॉर अ लाइफ टाइम. 1837 AD तक ऑर्गेनाइज्ड ठगी जो थी वो अंत हो गया था उसका. अगेन सेम क्वेश्चन, किसकी लीडरशिप में ठग्स का सेपरेशन किया गया? स्लीमैन के. और इसको ऑर्डर किसने दिया था? लॉर्ड विलियम ने. ठीक है, मतलब बेंटिक. सती सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. सती का मतलब होता है होली एंड वर्चुअस वुमेन. ठीक. सो हिंदू रिचुअल्स में मैरिज को एक संस्कार माना जाता है. जो 16 संस्कार होते हैं हिंदू रिचुअल्स में, द मैरिज इज़ वन ऑफ द संस्कार, जिसका मतलब होता है रिलेशन ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं का रिश्ता. सो ब्राह्मण्स ऑफ 18th सेंचुरी यूज टू बिलीव कि अगर कोई विमेन सती हो जाती है तो 7 जनरेशन्स जो हैं उसके हस्बैंड की वो हेवन अचीव करती हैं. सती का मतलब अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है उस औरत की जीते जी, तो वो उसके पायर पर उसके अंत्येष्टि जब हो रही है तो वहाँ पे जाके वो उसी पायर पे उनको लिटा दिया जाता था. और ये माना जाता था कि अगर वो सती हो जाती है तो उसके जो हस्बैंड है उसके आने वाली जो 7 पुश्तें हैं वो स्वर्ग नसीब करेंगी. ठीक है. और ये बहुत फेमस था हाईली रेप्यूटेटेड कास्ट में, जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, राजपूत. कुछ कॉन्शियस रूलर्स जो इंडिया के थे उन्होंने इसको अबॉलिश करने की कोशिश भी की. अकबर भी इनमें से एक था. मराठास ने इसको एंटायरली अबॉलिश किया अपने स्टेट में. फिर पोर्टुगीज़ और फ्रेंच ने भी ट्राई किया इस सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए गोवा में और चंद्रनगर में रिस्पेक्टिवली. एंड राजा राममोहन रॉय ने फिर इसके खिलाफ फाइनली कैंपेन शुरू किया. द बंगाल सती रेगुलेशन और रेगुलेशन एक्ट 1829 ऑफ द बंगाल कोड वॉज अ लीगल एक्ट जो कि प्रोमलगेट हुआ ब्रिटिश इंडिया में अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल. और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक. और इनकी रेगुलेशन की वजह से और राजा राममोहन रॉय के जो कैंपेनिंग थी, जो मेजर एफर्ट्स थे, उनकी वजह से सती सिस्टम की जो प्रैक्टिस थी उसको लॉफुली बैन किया गया 1829 में. सो अगेन सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, 1829 में हुआ. नेक्स्ट इज हिल असेंबली प्लान. ये किसके डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया था? सॉरी, ये तो क्वेश्चन में दिया है. ये आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया था. किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये क्लीवलैंड के द्वारा शुरू किया गया था. क्लीवलैंड ने पूरा जो एंटायर रेंज ऑफ हिल था जो कि पहाड़ी लोग इनहेबिटेट कर रहे थे उसको एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आया अंडर द हेरिडिटरी हिल चीफ कॉल्ड सरदार. फिर ये असेंबली साल में 2 बार मिलती थी एंड हैड वाइड पावर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द इन्फ्लिक्टिंग और रेसिंडिंग कैपिटल पनिशमेंट. Sardars were entrusted the duty of reporting all crimes and law and order problems in the villages under their control to the authorities. Next is the export of slaves from Bengal was banned in which year? तो slaves का export भी बहुत common था.
और फिर इसको बैन किया गया। तो ये पूछ रहे हैं कि बंगाल से स्लेव्स के एक्सपोर्ट को कौन से साल में, कौन से ईयर में बैन किया गया। तो ये किया गया 1789 में। 1811 और 1823 में बहुत सारे लॉज बनाए गए फिर बाद में रिगार्डिंग द स्लेव्स। चार्टर एक्ट 1833 गवर्नर को was asked to make a law to abolish slavery at the earliest। फिर 1843 में स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर किया गया इंडिया के सारे पार्ट्स में। अंडर द इंडियन पीनल कोड स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम। फिर इंडियन पीनल कोड 1860 में आईपीसी जो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं उसमें स्लेवरी को डिक्लेयर किया गया एज अ क्राइम। अवध वॉज annexed to British Empire in India by declaring the state as mal-administered। तो अवध को एक तरीके से धोखे से लिया गया था। जैसे हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट स्टेट आया तो अवध आया। विलिंगली निज़ाम्स आए थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। अवध को इन्होंने एक धोखे से चेंज किया था उसमें बाय सेइंग दैट द स्टेट वाज मैल एडमिनिस्टर्ड। सो डलहौजी एफिशिएंटली मेड द प्लान एंड एक्यूज्ड नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह फॉर मैल एडमिनिस्ट्रिंग एंड मर्ज्ड हिज स्टेट इन ब्रिटिश एम्पायर ऑन February 13, 1856। He sent his officer to inquire the ground reality, who sent him a detailed report regarding the maladministration। तो उसने अपने आदमी को भेजा कि भाई पूरा एक डिटेल रिपोर्ट भेजो। उसके आदमी ने बोला कि ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। उसने ये रिपोर्ट लंदन भेजी परमिशन लेने के लिए कि अवध को मर्ज कर लिया जाए। लॉर्ड डलहौजी ने फिर उसके बाद सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, करौली, नागपुर ये सब भी एनेक्स किए अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कंसिडर द एनेक्सेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, अभी जस्ट हमने देखा। तो सबसे पहले सतारा आएगा, देन झांसी तो बाद में हुआ था, 1853 में हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले सतारा आएगा, फिर बघाट आएगा 1850 में, देन उदयपुर आएगा 1852 एंड देन झांसी 1853। सो आंसर वुड बी सी। अवध वॉज amalgamated into the British Dominion in which year? So 1856 में आया था। जेम्स एंड्रयू रैमसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया? तो ये था लॉर्ड डलहौजी का नाम था, जेम्स एंड्रयू रैमसे। ठीक है, ये नाम किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। 1858 से 56 तक वो गवर्नर जनरल रहा। ही वॉज नोन एज द अर्ल ऑफ डलहौजी। His real name was James Andrew Brown Ramsay. Which of the underwritten pairs is correctly matched? 1849 AD में सतारा मर्ज होता है, 1848 में पंजाब, 1856 में अवध। देखिए 1856 में अवध होता है, सतारा हमने देखा 1848 में हुआ, 1848 में हुआ। देन पंजाब का एनेक्सेशन तो खैर रंजीत सिंह के टाइम पर 1839 में रंजीत सिंह की डेथ होती है, उसके बाद होता है। एंड 1856 में अवध हुआ, ये सही है। झांसी का मर्जर 1853 में हुआ था। ठीक है, सो 1853 में झांसी को मर्ज किया गया था। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, प्लेस एंड ईयर ऑफ एनेक्सेशन। सो सतारा याद हो गया होगा अब तक आपको, सतारा 1848 में हुआ है, झांसी 1853 में हुआ है, ओके 1854 दिया हुआ है, चलिए मानते हैं। अवध 1856 में हुआ है, संबलपुर 1849 में हुआ है। फिर क्रोनोलॉजी लगानी है आपको। इवेंट, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजी। मर्जर ऑफ सिक्किम, झांसी, पंजाब, बर्मा। सो झांसी 1853 में हुआ, पंजाब 1849 में, वहाँ पे ही सिख एम्पायर ख़त्म हो जाता है, हमने आज पढ़ा था। द लास्ट रूलर वॉज दुलीप सिंह, रंजीत सिंह, देन खड़क सिंह एंड देन दुलीप सिंह। सो 1849 में सिख एम्पायर ख़त्म होता है, 1839 में डेथ होती है रंजीत सिंह की। तो पहले पंजाब को एनेक्स किया गया, फिर 53 में झांसी एनेक्स हुआ। वाइल कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ वर्मा टुक प्लेस विद द सरेंडर ऑफ किंग थीबो इन 1885, पार्ट ऑफ सिक्किम इंक्लूडिंग दार्जिलिंग ये एनेक्स कर लिया गया था 35 में ही।
बट इंडिपेंडेंट सिक्किम एग्जिस्ट किया अलॉन्ग विद ब्रिटिश सिक्किम टिल 1890। तो अगर 35 को सिक्किम का मर्जर ईयर मानेंगे तो फिर डी सही होगा, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो 35 को इसलिए मानने से पूरी तरह सहमत नहीं है क्योंकि कुछ एक पार्ट अनेक्स हुआ था उस टाइम पे। देन हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने इम्प्लीमेंट किया था? डलहौजी ने किया था। The ruler of which of the following states was removed from power by the British on the pretext of misgovernance? Awadh, 1856. Consider the following princely states of the British rule in India. झांसी, संबलपुर, सतारा। अगेन यू हैव टू राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए सतारा याद हो चुका है हमको, 1848 में हुआ था। नॉट अगेन। ज़्यादा ही आगे आ गए। So I'm sorry. So we were here. Okay, we were here. Question number 54. Consider the following princely states of British rule in India. झांसी, संबलपुर एंड सतारा। तो झांसी, सतारा नेक्स्ट होता है 1848 में, फिर संबलपुर जो उड़ीसा में है वो 1849 में होता है, और झांसी 1853 में होता है। ठीक है, 48, 1849, 1853। Which of the following was the first victim of Lord Dalhousie's policy of doctrine of lapse? तो पहला विक्टिम कौन था? सतारा था इसमें 1848 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पहला विक्टिम जो रहा वो सतारा बना। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो थी लॉर्ड डलहौजी जो लेकर आया था वो था कि इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करना उसका एक एम था इसमें, कि अगर कोई रूलर की डेथ हो जाती है विद चाइल्डलेसली या फिर मैनिफेस्टली इनकॉम्पिटेंट रहता है वो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो स्टेट पे अप्लाई होगी। तो इसी सीरीज़ में पहला जो स्टेट उन्होंने एनेक्स किया था वो सतारा को किया था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो सिंध का कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट हुआ था लॉर्ड एलनब्रो के पीरियड में। ठीक है, तो जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध जो कंप्लीट हुआ था वो हुआ था लॉर्ड एलनब्रो के पीरियड में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड एलनब्रो 1842 टू 1844 जो सिंध स्टेट है वो पूरी तरीके से मर्ज हो गया था ब्रिटिश एम्पायर में 43 में, और ये मेन रीज़न था फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का भी। कौन से ईयर में हुआ हमने देख लिया, 1843 में हुआ। प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बघाट वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश इन 1850। ठीक है, संबलपुर सतारा, संबलपुर, देन बघाट। जैतपुर और संबलपुर दोनों ही 1849 में हुए, देन बघाट 1850, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54। इनमें से कौन सा प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश के द्वारा एनेक्स नहीं किया गया था? तो ग्वालियर को ब्रिटिश के द्वारा एनेक्स नहीं किया गया था। Who among the following was the British residence in Awadh at the time of its annexation into British Dominion? तो अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो वो था जेम्स आउटरम। 1854 में जेम्स आउटरम को ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया अवध में, स्लीमैन की जगह पे। पहले स्लीमैन था, कर्नल स्लीमैन, जो ठगी जिसने हटाई थी। एंड ही टर्म्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवध एज करप्ट एंड कंडीशन ऑफ पीपल डिप्लोरेबल। आउटरम की रिपोर्ट के हिसाब से आउटरम्स रिपोर्ट वाज द बेस ऑफ अवध्स मर्जर।
तो आउटरम ने ही वो रिपोर्ट दी थी कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसी की वजह से अवध का मर्जर हुआ फेबररी 1856 में। हेनरी लॉरेंस जो ब्रिटिश रेजिडेंट था लखनऊ का ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, हु वाज किल्ड बाय रेवोल्यूशनरीज। ओके, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज एन इफेक्टिव डिसीजन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। पहली रेलवे लाइन जो बनाई गई वो मुंबई से थाने के लिए बनाई गई 1853 में। उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल था। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि टू कैरी रॉ मटेरियल फ्रॉम इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स एंड कैरी आर्मी टू रिमोट एरियाज टू क्रश द रिवोल्ट्स। तो उन्होंने अपने फ़ायदों के लिए बनवाई थी, बट ऑल दो जब कोई चीज़ पब्लिकली चली है तो वो यहाँ की पब्लिक को भी हेल्प करेगी ही। सो दिस वॉज प्राइमरीली स्टार्टेड कि रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके, साथ ही साथ अगर कहीं रिवोल्ट्स हो रहे हैं तो अर्ली टू अर्ली जो ब्रिटिश आर्मी है वो वहाँ पहुँच सके और उस रिवोल्ट को क्रश डाउन कर सके। तो फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने तक। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1853। कौन सी कंपनी ने पहली रेलवे सर्विस इंडिया में स्टार्ट की थी? तो ये की थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे इन्होंने पहली सर्विसेज स्टार्ट की थी। फ्रॉम बोरीबंदर बॉम्बे टू थाने। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो लास्ट जो मेजर एक्सटेंशन हुआ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का वो किसके टाइम पर हुआ? वो हुआ डफरिन, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर होता है 1885 में। एज अ रिजल्ट बर्मा को इंक्लूड किया गया ब्रिटिश इंडिया में 1 जनवरी 1886 1886 को, जो कि एक लार्ज मेजर एक्सटेंशन भी रहा ब्रिटिश इंडिया का। वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वॉज लॉर्ड डफरिन। So we have discussed till लार्ज मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के टाइम पे 1885 में। देन नेक्स्ट इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 to 55 बाय पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD जिसको हम बोलते हैं, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हो गया था। बिफोर लॉर्ड डलहौजी द वर्क्स ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन was under the Army Board. The Public Works Department was set up for the first time in 1845 to 1855 in the period of Lord Dalhousie. In whose rule the Widow Remarriage Act was implemented? तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था विडो रीमैरिज एक्ट। 1856 में ये पास हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स की वजह से एक इम्पॉर्टेंट जो फिगर थे ये बंगाल रनासा के, ये पास हुआ। अंडर द टर्म 15 ऑफ द एक्ट विडो रीमैरिज वॉज प्रिज्यूम्ड लीगलाइज एंड द चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर द मैरिज वो डिक्लेयर किए गए लीगल। क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वॉज रेड आउट इन इलाहाबाद ऑन November 1st 1858 बाय, तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने। The most important effect of the revolt of 1857 was transfer of power from company to British monarch. Queen Victoria Manifesto was read out in Darbar, held by Lord
कैनिंग एट इलाहाबाद ऑन November 1st 1858। ठीक है, और ये ही फर्स्ट वाइसरॉय भी बने थे। Who of the following was the first viceroy of India? So he was Lord Canning. Queen Victoria's proclamation was read out by Lord Canning on 1st November 1858 at Allahabad. The right to adopt their heir in place of own son was re-established by। ठीक है, पहले तो क्या था कि भाई अगर आपका जीवित आप मतलब कोई राजा बिना अपने जीवित संतान के मृत्यु हो जाती है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से उसकी जो स्टेट है उसको हड़प लिया जाएगा। फिर बोला कि राइट टू अडॉप्ट द हायर इन प्लेस ऑफ ओन सन, अपने बच्चे के अलावा आप अडॉप्ट भी कर सकते हो अपने हायर को। इसको रीस्टैब्लिश किससे किया गया? तो ये रीस्टैब्लिश किया गया क्वीन के अनाउंसमेंट के बाद 1858 के। ठीक है, इसको रीड आउट किया गया दरबार में, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था November 1, 1858 को। इट वाइडली चेंज द पॉलिसी टुवर्ड्स नेटिव इंडियन स्टेट्स, और उनको दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया एंड इनेबल्ड देम टू बी यूज्ड फॉर रेस्क्यू ऑन द अकरेंस ऑफ एनी क्राइसिस। पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन को भी पूरी तरह हटा दिया गया एंड रूलर्स जो थे नेटिव स्टेट्स के उनको परमिट किया गया कि वो अपने हायर को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस अपॉइंट किया गया था कौन से सन में? तो ये किया गया था 1877 में। ओके। विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश द स्लेवरी? सो लॉर्ड एलनब्रो, इन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड बाय एक्ट 5 of 1843 by the then गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलनब्रो। तो ये जो विलियम बेंटिक के टाइम पे कर्नल स्लीमैन को भेजा गया था और वो ठगी और बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, और स्लेवरी को पूरी तरह से अबॉलिश किया गया 1843 में। इनका टेन्योर रहा है 1842 से 44 तक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सही है। लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिविटी नहीं, ये लॉर्ड लॉरेंस की थी। लॉर्ड डलहौजी सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड डलहौजी जो थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से रिलेटेड थे। लॉर्ड कैनिंग फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी नहीं, लॉर्ड कैनिंग बहुत पहले रहे हैं, मतलब बहुत पहले मतलब कि 1856 में बने थे ये, फिर बाद में वाइसरॉय भी बने पहले, लेकिन डफरिन थे आईएनसी के टाइम पे। एंड फाउंडेशन की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम इसके फाउंडर थे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में, जबकि मास्टरली इनएक्टिविटी जो है वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस की से रिलेटेड है। सब्सिडरी अलायंस टू लॉर्ड वेलेस्ली एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज रिलेटेड टू लॉर्ड डलहौजी। देन ह्यूम वॉज अ फाउंडर ऑफ आईएनसी ऑन December 28, 1885। उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया? सो सिक्किम को मर्ज किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इट वॉज अ स्मॉल कैपिटल बिटवीन नेपाल एंड भूटान, और डलहौजी ने एनेक्स किया था द पार्ट ऑफ सिक्किम जैसे कि दार्जिलिंग एंड सम अदर फार अवे एरियाज ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट सिक्किम किंग हैज़ मिसबिहेव्ड विद 2 इंग्लिश डॉक्टर्स। तो भाई सिक्किम को एनेक्स करने की जो प्राइमरीली जो वजह थी वो ये थी कि इसने जो सिक्किम का राजा था उसने 2 इंग्लिश डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव कर दिया। अब देख रहे हैं बदला उस टाइम पे कितने बड़े बड़े स्टाइल के बदले लिए जाते थे। उन्होंने कहा कि मिसबिहेव किया, हम पूरा आपका स्टेट ही एनेक्स कर लेंगे, तो इन्होंने दार्जिलिंग और कुछ एरियाज़ को एनेक्स कर लिया था। तो दिस इज़ द पावर ऑफ पावर एक्चुअली। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? अब आपको बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सही है। वेलेस्ली के टाइम पे सब्सिडी अलायंस आया था, डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, कैनिंग के टाइम पे मास्टरली इनएक्टिविटी नहीं आई थी, या जॉन लॉरेंस के टाइम पे आई थी। परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? अब तो बहुत बार हमने पढ़ लिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सही है, वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस सही है। हेस्टिंग्स सेकेंड एंग्लो वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, तो इस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे वेलेस्ली था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे हेस्टिंग था, जो कि
सेवन, एक सेकेंड, हाँ 1817 से 1818 में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 17th रेगुलेशन ऑफ 1829, मतलब कि सती प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, सो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 5 तक हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ। तीसरा जो हुआ 1718 में हुआ, उस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग था। फिर मराठास को डिफीट करने के बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में हेस्टिंग अबॉलिश द टाइटल ऑफ पेशवा। ठीक है, तो पेशवा का टाइटल अबॉलिश किया और जितने भी रीजन्स थे पेशवा के उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस द कंपनी टुक ओवर द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ बुंदेलखंड, मालवा एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। सो मतलब जो भी पेशवा डोमिनेटिंग रीजन थे उनको इन्होंने ले लिया। ठीक है, सो अदर 3 ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। व्हेन वाज पेशवाशिप अबॉलिश्ड, तो ये 1818 में, आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो पेशवाई जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड लिटन। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता, मतलब फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिपन को बोला जाता है, ना कि लिटन को। ठीक है, देन सब्सिडियरी अलायंस वेलेस्ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस। Government resolution on local self-government was introduced during the tenure of Ripon in 1882. He is also known as the father of local self-government. Rest of the options are correctly matched. Next, which of the following is not correctly matched? Lord Cornwallis, permanent settlement; Lord Wellesley, subsidiary alliance; John Shore, Anglo-Nepal War; and Lord Hastings, third Anglo-Maratha War. तो इसमें से सर जॉन शोर सही नहीं है। एंग्लो नेपाल वॉर, इस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग थे। फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर जो हुआ था 1814 वाला, जो जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। सेकंड एंग्लो नेपाल वॉर हुआ 1815 में। अल्मोड़ा और कुमाऊं जो था वो जीत लिए गए, एंड मेजर जनरल ऑक्टरलोनी फोर्स्ड वीर गोरखा सरदार अमर सिंह टू हैंड ओवर द फोर्ट ऑफ मालवास। ठीक है, एज ए रिजल्ट ब्रिटिश आर्मी वॉज ओनली 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम काठमांडू। The ruler of Nepal signed the Treaty of Sogoli in 1815 and handed over Kumaon, Garhwal and Shimla district to the Britishers. अब आपको बताना है फिर से करेक्टली मैच कौन सा है। एलन ब्रो ने अवध को एनेक्स किया था, तो अवध को एलन ब्रो ने एनेक्स नहीं किया था, सिंध को एनेक्स किया था एलन ब्रो ने। अवध को किया था डलहौजी ने ऑन द चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ सिंध नहीं, हमने देख लिया, उल्टा है ये। देन लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में रहे हैं, सही है, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुई है। एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड डलहौजी, डफरिन, विलियम बेंटिक और लिटन। तो नॉट करेक्टली मैच बताना है। डलहौजी ने अवध एनेक्स किया था, डफरिन के टाइम पे आईएनसी बना था, विलियम बेंटिक ने चार्टर एक्ट लेकर आया था। लिटन जो था वो फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर के टाइम पे नहीं था। फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर के टाइम पे जो मतलब फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर जो हुआ था वो हुआ था बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द अफ़गानिस्तान 1839 से 42 तक। ठीक है, और लिटन उस टाइम पे था ही नहीं। सो 1842 तक हुआ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। सेकंड हुआ था लिटन के टाइम पे जो 78 और 80 में हुआ था। द वाइसरॉय हु फॉलोड द एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, वो था लिटन। लॉर्ड लिटन हु रिमेन्ड वाइसरॉय फ्रॉम 1876 टू 80, जिसकी एग्रेसिव पॉलिसी थी मास्टरली इनएक्टिविटी की टुवर्ड्स था, whose aggressive policy of masterly inactivity towards Afghanistan was the result of Anglo-Afghan War. He was criticized for his policy against Afghanistan. The second Anglo-Afghan War was fought during this tenure, also proved to be very expensive. ठीक है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव भी इनको
मतलब बहुत एक्सपेंसिव रहा इनके लिए. हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी? जॉन लॉरेंस. पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी रिगार्डिंग एंग्लो अफगान वॉर वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड एलनब्रो, और ये ख़त्म होता है लॉर्ड नॉर्थबुक के टाइम पे. ये जो पीरियड था इसको पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी पीरियड भी बोलते हैं, एलनब्रो से लेकर नॉर्थबुक तक. जनरली माना जाता है इस मतलब जनरली it is known due to John Lawrence, as during his tenure they lost all opportunities to implement this policy. Masterly inactivity primarily विली ने यूज़ की थी in the article of Edinburgh Review. Next, the first census in India during the British period was held during the tenure of, तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पे. जो फर्स्ट सेंसस था ब्रिटिश इंडिया में वो स्टार्ट हुआ था 1872 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो 1869 टू 72. बट रेगुलर सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन. ठीक है, सो लॉर्ड रिपन के टाइम पे रेगुलर सेंसस जो था वो शुरू हुआ था 1881 में. बट हाँ, पहला जो हुआ था वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे. तो मतलब दोनों में कन्फ्यूजन होती है, आप याद रखिएगा. पहला सेंसस मेयो के टाइम पर ही हुआ था, ये सही है. बट जो आप बोलोगे कि रेगुलर सेंसस जो अब हर 10 साल पे होता है, वो जो प्रैक्टिस जो प्रथा शुरू हुई है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई है. देन हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? लॉर्ड मेयो. विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय वॉज मर्डर्ड बाय अ कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाइल ही वॉज ऑन अ टूर? तो लॉर्ड मेयो जो है वो अंडमान निकोबार में घूम रहे थे, टूर पे थे, और उनको मार दिया गया था बाय कन्विक्टेड प्रिजनर इन अंडमान निकोबार व्हेन ही वाज आउट फॉर अ वॉक. ये पहले गवर्नर जनरल थे जो अपने टेन्योर में रहते हुए मारे गए थे. द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज, सो ही वॉज लॉर्ड लिटन. ही वॉज अपॉइंटेड एज वाइसरॉय इन 1876 by conservative Prime Minister Benjamin Disraeli. Then he preferred to follow the forward policy and replaced masterly inactivity policy. तो forward policy को follow करने के लिए इन्होंने preference दी और इन्होंने masterly inactivity policy को replace किया. Next, which among the following viceroys period the title of Rai Bahadur and Khan Bahadur began to confer to Indian? तो कौन से वाइसराय के पीरियड में जो हिंदूज थे उनको राय बहादुर का टाइटल दिया जाने लगा और जो मुस्लिम्स थे उनको खान बहादुर का टाइटल दिया जाने लगा? तो ये था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नो वन. So during the revolt of 1857, for suppressing the revolt, native rulers, zamindars and other loyals were conferred with this title. So there are shreds of evidence that this title was conferred in 1859 and 60, और इनमें से एक भी लॉर्ड जो है वो इस टाइम का नहीं है. Who had the longest tenure as Viceroy of India? तो लॉर्ड कर्जन. कर्जन जो था वो 7 साल वाइसराय रहा. 1899 से 1905 तक ये रहा है. डफरिन 84 से 88, 84 से 88 तक रहा. हार्डिंग 10 से 16 तक 6 साल रहा. मेयो 69 से 72 3 साल रहा. In 1902, Lord Curzon appointed the University Commission including 2 Indian members. कौन थे वो? तो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसमें 2 इंडियन मेंबर्स भी थे. कौन थे? तो ये थे सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरदास बनर्जी. तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट किया जाता है 1902 में लॉर्ड कर्जन के इंस्ट्रक्शंस पे. ही वॉज इंटेंडेड टू मेक it was intended to make recommendation for the reforms in university education in India. Commission was led by law member Thomas Raleigh and included among its members Syed Hussain Bilgrami and Justice Gurdas Banerjee. ठीक है. Next, who established the Imperial Cadet Corps? ICC. Imperial Cadet Corps किसने बनाया? तो ये भी कर्जन ने बनाया. तो इसको अप्रूवल मिल गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नवंबर 1901 में, और ये डायरेक्ट सर्विलेंस में बना था लॉर्ड कर्जन की. मेजर DH कैमरून इसके कमांडेंट रहे और महाराजा प्रताप सिंह ऑफ इधर इसके ऑनरेरी कमांडेंट बनाए गए. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर स्ट्रेंथन इन 1882 बाय, तो ये रिपन ने स्ट्रेंथन किए थे.
देन 1880 में लिबरल पार्टी जो थी वो पावर में आती है इंग्लैंड में, और इसके लीडर थे ग्लैडस्टोन, और ये यूरोप की फ्रीडम को ले मतलब फ्रीडम के सपोर्टर थे। फिर इसी टाइम पे रिपन को अपॉइंट किया गया एज वाइसरॉय ड्यूरिंग दिस पीरियड, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882। ये जो उनका हिस्टोरिक रेजोल्यूशन था वो इशू हुआ 18 मई 1882 को। एंड रिपन वांटेड टू डेवलप द म्यूनिसपैलिटीज़ इन द कंट्री, and according to him the political education according to him the political education of the country begins with this. Under this proposal local boards जो थे वो establish किए गए रूरल टेरिटरीज़ में, और जो रेजोल्यूशन था वो पास किया गया टू बिल्ड डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, तहसील और ताल्लुक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। म्यूनिसपैलिटीज़ एस्टेब्लिश की गई। Then these institutions were given several tasks and sources of income as well. Who was responsible for encouraging the local self-government in India? So it was Lord Ripon. The Ilbert Bill controversy was related to. तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज्ड ऑन इंडियन मैजिस्ट्रेट्स अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, कि भाई आप इंडियन हो तो आप यूरोपियन को ट्राई नहीं कर सकते, आप भले ही ज्यूरी हो बट यू कैन नॉट परफॉर्म द ट्रायल ऑफ यूरोपियन। सो इल्बर्ट बिल वॉज अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन 1883, 1883 में इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बाय द वाइसरॉय रिपन, that proposed an amendment to existing laws in the country and allow Indian judges and magistrates to try British offenders in criminal cases at district level, something that was not allowed before. तो भाई ये जो बिल आया 1883 में आया, लॉर्ड रिपन ने इसमें एक अमेंडमेंट प्रपोज किया कि इंडियन जजेस, अब अभी क्या था, लॉ पढ़ने के लिए लोग बहुत बाहर जाना शुरू कर दिया था। सो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि आप जो है इंडियन जजेस जो हैं और जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो ब्रिटिश ऑफेंडर्स को ट्राई कर सकते हैं क्रिमिनल केसेस में, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ पहले से अलाउ नहीं था बिकॉज यूरोपियन सुप्रीमेसी थी, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियन उनको ट्राई करे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल लेड टू इंटेंस ऑपोजिशन। तो इस बिल के इंट्रोड्यूस होने से ही ब्रिटेन में एक बहुत इंटेंस ऑपोजिशन क्रिएट हुआ, एंड फ्रॉम ब्रिटिश सेटलर्स इन इंडिया, दोनों ही जगह ब्रिटेन में भी हुआ और जो ब्रिटिश सेटलर्स इंडिया में थे वहाँ से भी एक ऑपोजिशन आया, दैट अल्टीमेटली प्लेड ऑन रेशियल टेंशंस। तो ये ब्रिटिश जो रेस थी वो हमेशा से अपने आप को सुप्रीमेसी की रेस थी, अभी भी शायद मे बी सुप्रीमेसी की रेस है, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग वाइट। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई इंडियन या कोई ब्लैक उनके ऊपर उनको एज अ जज ट्राई करे। सो इसकी वजह से एक रेशियल जो टेंशन थी वो शुरू हो गई थी। Next, the first Factory Act for restricting the working hours of women and children and authorizing local government to make necessary rules and adopted rules was adopted during those times. So, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है वो किस टाइम पे आया था? वो भी आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही। लॉर्ड रिपन जो है उसको सबसे लिबरल वाइसरॉय माना जाता है इंडिया का। इसने फैक्ट्री एक्ट बनाया 1881 इल्बर्ट बिल के लिए सिफारिश की अमेंडमेंट के लिए, which this factory act tried to facilitate the position of workers. This act prohibited the employment of children below 7 years of age and the employment of children under 12 years of age for more than 9 hours. ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट जो 1881 था ये इसने मतलब ये जो एक्ट था इसमें जो एम्प्लॉयमेंट था उसको प्रोहिबिट किया गया। 7 साल से छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, एंड 12 साल तक के बच्चे जो हैं ऑफ द एज फॉर मोर देन 9 आवर्स, ठीक है, वो उससे 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, और 4 दिन की छुट्टी जो महीने में अभी जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से इमर्ज होकर आता है कि भाई एटलीस्ट संडे या कोई भी डे, वो तो आगे बताएंगे, बट एटलीस्ट 4 दिन की छुट्टी महीने में आपको मिलेगी। नेक्स्ट, consider the following statement. The Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. नहीं, देखिए अभी हमने देखा 1881 जो था वो बेसिकली इनकी वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए था। पूरे दिन स्लेवरी की तरह जो काम कर रहे थे, बॉन्डेड लेबर्स की तरह, उसके लिए था। बच्चे जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे उनके लिए था। तो ये वेजेस के लिए नहीं आया था, ना ही ट्रेड यूनियंस बनाने के लिए। ये इनिशियली आया था टू रिफॉर्म द कंडीशंस।
NM लोखंडे वॉज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ये सही है। तो देख लेते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1881, इसने प्रोहिबिट किया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7, लिमिटेड द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 एंड रिक्वायर्ड दैट डेंजरस मशीनरी जो है उसको प्रॉपरली फेंस किया जाए, ठीक है, जिससे किसी की जान जाने का खतरा ना हो। द एक्ट वॉज फोकस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द लेबर्स हु वर अ चाइल्ड। लोखंडे जो थे, ही इज़ अ पायनियर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। ही इज़ रिमेंबर्ड नॉट ओनली फॉर एमेलियोरेटिंग द working condition of textile mill hands in 19th century, but also for the courageous initiatives on caste and communal issues. तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो जाता है, पहला वाला गलत हो जाता है। Who among the following is considered to be the father of local self government? We have already discussed Lord Ripon. So 1882 was introduced, and the proposal of local self government was introduced in 1882 लॉर्ड रिपन के टेन्योर में, जो कि मॉडर्न सेल्फ गवर्नमेंट का बिगनिंग भी मानी जा सकती है। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते थे। ही ऑर्डर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द प्रोविंसेस सो दैट ये फिक्स किए जा सके दैट द जनरल एक्सपेंसेस ऑन विच आइटम्स कैन बी ट्रांसफर टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में गवर्नर जनरल्स हैं और लिस्ट 2 में उनका क्या क्या उन्होंने परफॉर्म किया है काम वो दिया गया। तो क्लाइव, बेंटिक, मेटकाफ और कर्जन, ठीक है। तो कर्जन तो फेमस ही है, किस लिए? देखिए, हाँ, तो कर्जन तो फेमस है, सबसे ज़्यादा सबको ही पता होगा, जिसने भी नहीं भी पढ़ा है तो वो भी बचपन से पढ़ता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने कराया था, ठीक है। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल, देन क्लाइव जो है वो डुअल गवर्नमेंट लेकर आया था बंगाल में। बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन के लिए जाना जाते हैं, ठीक है। इनके टाइम पे ही जो आए थे आपके इंग्लिश एजुकेशन में कॉलेज जो लेकर आए थे वो शुरू हुई थी। चार्ल्स मेटकाफ जो है वो प्रेस रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और कर्जन हमने देख लिया, बंगाल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1765 में लॉर्ड क्लाइव जो थे उन्होंने डुअल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन मैकॉले के टाइम पे हुआ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बेंटिक। द आइडिया ऑफ मैकॉले वाज अबाउट हिज प्रपोजल्स टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन जो कि दोज हु वर इंडियन इन ब्लड एंड कलर but English in taste, opinion, in morals and intellect. The idea of Macaulay was approved on 7th March 1835 by a proposal and decided that India will and decided that English will be the language of high level administration. फिर मेटकाफ ने जो restrictions लगे हुए थे प्रेस पे उसको हटाया, इसलिए उसको लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर्स भी बोला जाता है। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था वो 1905 में हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन, ठीक है। सो आई टोल्ड यू दिस इज़ अ बिग चैप्टर, 100+ क्वेश्चंस हैं इसमें। ओ देर आर 124 क्वेश्चन। सो वी हैव ऑलरेडी डन 100 क्वेश्चंस। लेट्स कंप्लीट दिस इन दिस वीडियो ओनली। तो आपके लिए 2 वीडियोस नहीं आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसको। नेक्स्ट अगेन आपको मैच करना है लॉर्ड डलहौजी, देन बेंटिक, रिपन एंड कर्जन। तो कर्जन हो गया डिवीजन ऑफ बंगाल, रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देन डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और प्रोहिबिशन ऑफ सती बेंटिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स जीजी एंड इवेंट, गवर्नर जनरल एंड इवेंट इज़ प्रॉपरली मैच्ड? कॉर्नवालिस के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था, नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट तो पहले आ गया था 1774 में। देन वेलेस्ली परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया था, कॉर्नवालिस का था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। एंड एलन ब्रो ने सिंध को एनेक्स किया था, ये सही है। डलहौजी फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था डलहौजी के टाइम पे, नहीं, डलहौजी के टाइम पे फर्स्ट अफगान वॉर नहीं हुआ था। देख लेते हैं एक बार इसमें। द मर्जर ऑफ सिंध टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड एलन ब्रो 42 से 44। रेगुलेटिंग एक्ट
से वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। कॉर्नवालिस का पीरियड 1786 से 93 तक रहा। मेजर इवेंट्स जो हुए वो था स्लेव ट्रेड बैन करना, सिविल सर्विस स्टार्ट करना, पुलिस सर्विसेज एंड परमानेंट सेटलमेंट। टेन्योर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली 98 से 1805 तक रहा। इनके टाइम पे सब्सिडी अलायंस, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, फोर्ट विलियम कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट कैलकाटा में, ये सब हुई। एंड द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी वॉज फ्रॉम 48 to 56। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, ये सही है 1764। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वॉर, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी सही है 1799। लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। तो पहला हुआ था 1775 से 82 तक, वॉरेन हेस्टिंग था। सेकंड हुआ था 1803 से 5 तक, वेलेस्ली था। और थर्ड हुआ था 1817 से 1818 तक, वो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के पीरियड में। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ? आर्कियोलॉजिकल सर्वे लॉर्ड कर्जन के टाइम पे स्टेब्लिश किया गया था। एफर्ट्स रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये शुरू हो गई थी 1784 में, जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा बनाया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। ओके, ठीक है, देखते हैं। तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग जो थे, ही अपॉइंटेड अलेक्जेंडर कनिंगम एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1861 के टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंगम को बना दिया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट था उस टाइम पे। फिर कर्जन के टाइम पे ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे, फिर एएसआई बनता है। पहले एक डिपार्टमेंट था, देन एएसआई बनाया गया एंड अपॉइंटेड जॉन मार्शल एज द न्यू डायरेक्टर जनरल इन 1901। इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर कौन बोले जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम। ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर हु टुक इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। He is called as father of Indian archaeology following his retirement from the army in 1861। उनको अपॉइंट किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तौर पे। Who among the following established the Department of Archaeological Survey? So Curzon। Next is Ancient Monuments Preservation Act 1904, ये पास किया गया 1904 में in British India during the period of Governor General Lord Curzon. It was expedient to provide for the preservation of ancient monuments, for the exercise of control over traffic in antiquities and over extraction in certain places, and for the protection and acquisition in certain cases of ancient monuments and for subjects of archaeological, historical or artistic interest. He allocated 50,000 pounds for the preservation of ancient monuments also। तो 50,000 पाउंड्स भी उसने दिए थे। कर्जन ने अपने टेन्योर के टाइम पे इंटीग्रेट किया था और सेंट्रलाइज किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। एंड ही अपॉइंटेड मुस्लिम्स जॉन मार्शल, आई एम सो सॉरी, मेडिवल इंडिया याद आ गया। एंड ही अपॉइंटेड जॉन मार्शल एज द न्यू डायरेक्टर जनरल इन 1901। ठीक है, सो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बन गया था वो पहले ही बन गया था, तब अलेक्जेंडर कनिंगम को बनाया गया था कैनिंग के टाइम पे। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रलाइज उसको किया गया था कर्जन के टाइम पे 1901 में। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो 1885 में बनी थी, ये रहे थे 1884 से 1888 तक। एंड ही इनिशियली कॉल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी एंड डिड नॉट टेक कांग्रेस मच सीरियसली। Who among the following governor generals ridiculed Congress as representing only a microscopic minority? तो ये डफरिन ने बोला था। Who compared Curzon's administration in India to
हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब। तो ये जी के गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कंपेयर किया था कि कर्जन की जो एक्टिविटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वो औरंगजेब से सिमिलर हैं। In my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my greatest ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। 99 से 1905 सबसे लंबा टेन्योर रहा है इनका एज अ वाइसरॉय इन इंडिया। ही वॉज फुल ऑफ माइक्रोस्कोपिक he refused to recognize India as a nation and insulted Indian nationalists। ठीक है, तो इंडियन नेशनलिस्ट को भी इसने इंसल्ट किया, डिस्क्राइबिंग देयर एक्टिविटीज़ एट लेटिंग ऑफ गैस। तो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करता था, बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स बोलता था इंडियन नेशनलिस्ट के लिए भी। एंड 1900 AD में कर्जन ने बोला कि माई ओन बिलीफ इज़ दैट कांग्रेस इज़ टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज़ टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज। ठीक है, तो वो कांग्रेस का डिमाइज चाहता था। कंसिडर द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल: कर्जन, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, इरविन। आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, तो इनमें से देखिए कर्जन सबसे पहला है क्योंकि वो 1899 से 1905 तक रहा। फिर हम बात करें हार्डिंग की, तो 1910 से 1916 इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है, उस टाइम पे हार्डिंग था। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपने सुना होगा, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में आया था। तो 1916 से 21 तक चेम्सफोर्ड जो था वो लॉर्ड रहा था। मॉन्टेग्यू जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो इस तरीके से मॉर्ले मिंटो, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोजीशन है वो इनसे ज़्यादा होती थी, इसलिए उनका नाम पहले लगाया जाता था। देन लॉर्ड इरविन रहा है 31 में। ठीक है, तो 26 से 31 तक इरविन रहा है। नेक्स्ट, द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये अडॉप्ट की थी किसने? तो ये कर्जन ने की थी और ये मिंटो ने भी की थी। British took full advantage of Hindu-Muslim differences during the period of Curzon and Lord Minto. They adopted the strategy of divide and rule. The partition of Bengal in 1905 was a symbol of this policy. The two objectives behind the partition of Bengal were to create a difference between Hindus and Muslims. तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करना इनका एक ध्येय था। हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू डिमोरलाइज न्यूली अवेकन्ड बंगाल। ठीक है, तो ये फैक्शन क्रिएट करते और इसके साथ ही क्या करते कि जो बंगाल उस टाइम पे अवेकन हो रहा था उसको डिमोरलाइज करना। लॉर्ड मिंटो ने भी ये प्रमोट किया था, द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। वो डलहौजी के कर्जन के बाद किया था ड्यूरिंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। So the Muslims, if contented and satisfied, would become the greatest bulwark of British power in India. ये किसने लिखा था? ये लिखा था W.W. हंटर ने। W.W. हंटर ने अपनी बुक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था कि अगर मुस्लिम्स कंटेंडेड हो चुके हैं और सेटिस्फाइड हो चुके हैं, सो दे विल एक्ट एज द ग्रेट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। Which of the following Governor General used the system of separate electoral college to conquer Muslims and make them against Congress? तो ये थे लॉर्ड मिंटो। नवंबर 1905 में लॉर्ड मिंटो को वाइसरॉय बनाया जाता है एंड जॉन मॉर्ले को अपॉइंट किया जाता है एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं उनके द्वारा और उसको नाम दिया जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 had established separate electorate and separate constituencies for Muslims. Who among the following was the only Jewish viceroy of India? तो इकलौता Jewish viceroy इंडिया का कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड रीडिंग जो है इसको पूरा नाम था रुफस आइजैक्स। ही वॉज द ओनली Jewish viceroy of India जो कि जिसने सर्व किया, who served first in the House of Commons and was appointed Solicitor General in 1960. ठीक है, 1910 सॉरी, एंड देन अटॉर्नी जनरल बना। फिर उसके बाद 1912 में he was promoted to cabinet rank and in 1930 he became the Lord Chief Justice of England. 1921 में he was placed at the highest post which any British subject can hold under the crown, Viceroy of India. चौरी चौरा इंसिडेंट के टाइम पे एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स ड्यूरिंग हिज पीरियड। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे चौरी चौरा हुआ, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ।
तो बोल रहे हैं कि इकलौता ज्यूइश जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड रीडिंग, बाकी सब क्रिश्चियंस थे. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स सही है. डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी सही है. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम पे नहीं आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लिटन के टाइम पे. एंड इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे था, सही है. So Vernacular Press Act of Indian Language Newspaper Act was passed in 1878 during the period of Lord Lytton. इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते थे. ये एक्सटेंसिव गवर्नमेंट राइट्स प्रोवाइड करता है टू सेंसर द रिपोर्ट एंड एडिटोरियल इन वर्नाकुलर प्रेस. पर्पस जो था इस एक्ट का वो क्या था? टू कंट्रोल द प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ सेडिशियस मटेरियल. तो पर्पस ये था कि मतलब जो ये आपका क्या बोलेंगे, जो प्रिंटिंग है और जो न्यूज़पेपर बनाया जा रहा है उसका सर्कुलेशन है, अगर उसमें कोई सीडिशियस मटेरियल सर्कुलेट ना हो जाए तो इस वजह से इसको रोका जाता था. स्पेसिफिकली जो कि डिसअफेक्शन प्रोड्यूस करे ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर्स की लेट से कि कोई पॉलिसी है, पॉइंट ए पे कुछ ऐसी चीज़ हुई है. अब अभी तो आपके पास बहुत जगह टाइम है. इससे पहले भी जब इंटरनेट उतना प्रोमिनेंट नहीं था तो आप न्यूज़ में देख लेते थे, न्यूज़पेपर्स थे. और अभी तो ये होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी चीज़ हो आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. बट उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं. अगर लेट से ए जगह पे कुछ हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, तो बी तक जब तक मतलब कोई पहुंचाने वाला नहीं होगा तब तक वो बात नहीं पता चलेगी. ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए मान ली कोई सिडिशियस एक्टिविटी यहाँ हो रही है ब्रिटिशर्स की वजह से, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ ना जाए, क्योंकि जैसे यहाँ जाएगी तो यहाँ भी लोग उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी. तो ये जो सर्कुलेशन है इसको रोकने के लिए ये लेकर आए थे गैगिंग एक्ट. अंडर दिस एक्ट सोम प्रकाश, भारत मेहर, ढाका प्रकाश, सच्चर और बहुत सारे जो थे न्यूज़पेपर्स उन पर चार्ज किया गया और उनको फ्रेम किया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? सप्रेशन ऑफ थगी, विलियम बेंटिक सही है. कर्नल स्लीमैन थे. इल्बर्ट बिल रिपन, रिंग फेंस पॉलिसी हेस्टिंग्स. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कर्जन नहीं था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम पे लिटन था. देन Vernacular Press Act 1878 under the then Governor General Lytton to curtail the freedom of Indian language press. It was introduced to prevent. It was intended to prevent the vernacular press from expressing criticism of British policies. Rest of options are correctly matched. Next is the transfer of the capital of British India from Calcutta to Delhi was affected during the period of. तो ये जो ट्रांसफ़र था कैपिटल का, कैलकटा थी पहले जो कैपिटल थी ब्रिटिश की, वह कैलकटा थी, उससे फिर दिल्ली शिफ्ट किया गया. वो कब हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे. ठीक है. सो वाइसरॉय हार्डिंग कॉल्ड जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी टू इंडिया. ठीक. हार्डिंग ने जॉर्ज V और क्वीन मैरी को इंडिया बुलाया 1911 में और एक ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में, जिसको दिल्ली दरबार बोला गया, और ये थर्ड दिल्ली दरबार था. द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिजेक्टेड इन दिस दरबार. तो जो पार्टीशन हुआ था उसको वापस ले लिया गया और दिल्ली की कैपिटल बनाई गई दिल्ली. मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा, इतनी बारी हो चुका है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है वो है लॉर्ड डलहौजी. पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन. डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल क्लाइव एंड सोशल रिफॉर्म्स बेंटिक. ठीक है. Next, who was the founder of empire in India? Who was the founder of empire in India? Okay, so they are asking founder of empire कौन बोला जा सकता है इनमें से? मेयो, मिंटो, स्लीमन. देखिए इन लोगों ने भी काम किए बट छोटे छोटे. ठीक है. मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे. मेयो के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फर्स्ट सेंसस हुआ था. कंसोलिडेशन जो है या एक जो न्यू रखी गई, जो बड़े डेवलपमेंट्स किए गए, इनमें से वो क्लाइव के टाइम पे किए गए. सो रॉबर्ट क्लाइव इज़ वाइडली कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ये मद्रास में आता है क्लर्क के फॉर्म पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1744 में. एंड थ्रू हिज लीडरशिप ही वॉज एबल टू कंसोलिडेट कंपनीज कमर्शियल एंड टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया. 1757 में कंपनीज ट्रूप्स डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल इन प्लासी विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2.
सो इसमें थोड़ी लिस्ट बड़ी है, हम देख ही लेते हैं इसका आंसर ही। 3241, ए का होगा 3, उसके बाद वी विल रीड, देन बी का होगा 2, सी इज 4 and D is 1. Okay. So Governor General of Presidency of Fort William in Bengal under Regulating Act 1773. Charles Cornwallis, second Earl and first Marquess of Cornwallis. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833, तो ये बेंटिक बने थे। देख लेते हैं इसका आंसर। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रेमसे, अर्ल एंड मार्किस ऑफ डलहौजी। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर काउंसिल एक्ट, गिलबर्ट जॉन इलियट मुर्रे, अर्ल ऑफ मिंटो। गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, वेवल विस्काउंट अर्ल वेबल। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं, वही ज़्यादा सही है। आफ्टर एक्वायरिंग बंगाल, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू रेगुलेट द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर था कंपनी का, उसको अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल के तौर पे। वॉरेन हेस्टिंग को अपॉइंट किया गया था एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस, हेंस करेक्ट आंसर विल बी कॉर्नवालिस। आई थिंक एक्सप्लेनेशन कुछ है, क्वेश्चन कुछ गलत है। देखिए मार्क्वेस तो हमने देखा था, जैसे ये जो नाम था ये आई थिंक हेस्टिंग्स का पूरा नाम था, और वही अर्न दिस टाइटल ऑफ मार्क्वेस। बट कुछ तो क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। बट देख लेते हैं हम। एक्ट ऑफ 1833 से डलहौजी का अपॉइंटमेंट होता है। एक्ट ऑफ 58 से मिंटो का होता है। मिंटो 58 से तो कैनिंग को वाइसरॉय बनाया था। मिंटो वॉज इन 1909, मॉर्ले मिंटो। 33 से विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट ठीक है, वी अंडरस्टूड बिकॉज वी हैव रेड इट अर्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा हुआ है ऑब्वियसली, बट दो पार्ट में एसेंशियली मैं इसको 55 क्वेश्चंस करके करना चाह रही थी, बट हाउएवर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो 20 क्वेश्चन पर ही हो गया था, और ये वाला थोड़ा सा जो वीडियो है ये बड़ा हो जाएगा। बट एनीवेज हमें पढ़ना ही था। दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक में अगर आपको लंबा लग रहा है तो इधर आप इसको 1.5 पे करके देख लीजिए, या थोड़ा गैप करके देख लीजिएगा। मतलब सर्टेन क्वेश्चंस आप देख लीजिए इसमें। 100 क्वेश्चन है, फिर 50-50 करके आप देख सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 25 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट पार्ट ओनली। ठीक है, सो एनीवेज कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें रिवीजन के लिए हैं, और अपने एक नोट्स बना लीजिए छोटे से, कि जहाँ पर वाइसरॉयस उनके टर्म में कोई इम्पोर्टेंट हुआ है और क्या क्या कौन से वॉर्स हुए। वैसे तो स्पेक्ट्रम में भी ये दिया हुआ है, बट आप अपने हाथ से, छोटा सा 5 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप अपने हाथ से बना लेंगे, तो आपके रिमेम्बरेंस के लिए ईजी हो जाएगा। सो